हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे प्लेसमेंट स्ट्रेटजी के वीडियो में कि हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के साथ टेक्निकल सेक्शन को भी कवर करेंगे। तो टेक्निकल सेक्शन को कवर करना हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा मेन तरीका क्या होगा प्रिपरेशन करने का। हम लोग जनरली इंटरव्यू में प्रीवियस जो आया हुआ क्वेश्चन होगा जिस जिस इंटरव्यू में, उसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन टाइप का बना के और उसका आंसर देखेंगे और उसका जो जो भी डाउट क्रिएट होते हैं स्टूडेंट के माइंड में उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो मेनली होता क्या है कि अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें टेक्निकल सेक्शन को, तो जनरली इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे रियल लाइफ उसका सिनेरियो, रियल लाइफ एग्जांपल हमेशा जानना चाहता है किसी भी चीज का। अगर वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसको आप अगर रियल लाइफ से रिलेट करके समझाएंगे तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटरव्यूअर पे आपका। ठीक है, तो हम लोग उसी टाइप से टैकल करेंगे जैसे किसी एक इंटरव्यू के क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्निकल सेक्शन सी प्रोग्रामिंग के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई इज सी कॉल्ड अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्या है कि जो बुकी से इसका आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आंसर समझने का कोशिश करेंगे। तो जनरली कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको दो हिस्से में हम लोग बांटते हैं। किस किस पार्ट में, दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। पहला एक होता है हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरा हमारा होता है लो लेवल लैंग्वेज। ओके, लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज और ये जो सी प्रोग्रामिंग है, ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, तो अगर HLL की बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो पहले क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब क्या है, अगर हम लोग देखें एक ही फंक्शन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कॉल कर सकते हैं, मतलब एक ही कोड को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, मॉड्यूलरिटी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी HLL का होता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या कहता है कि हम जो है एक पूरे बड़े से कोड को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके और अगेन इसको कंबाइन करके कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मॉड्यूलरिटी से के रिलेटेड, और एक होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी जो है सी प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वाई इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहेंगे, तो लो लेवल लैंग्वेज इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। और हाँ, सी प्रोग्रामिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग पॉइंटर। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए वाई इट इज लो लेवल लैंग्वेज, इट प्रोवाइड the facility of directly accessing memory using pointer। है कि नहीं। तो इससे समझ में आ गया कि अगर कोई भी ऐसा लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सी प्रोग्रामिंग ही अकेला है जो मिड लेवल लैंग्वेज है, तो नहीं। तो मोर एग्जाम्पल ऑफ मिड लेवल लैंग्वेज हमारे पास हो गया C++, C# एंड जावा। तीन हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और जो कि हमारा मिड लेवल लैंग्वेज होगा। पहला क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज यूज ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। तो जो डेफिनेशन है वो तो दिया है, लेकिन हम आप लोगों को समझाते हैं कैसे। तो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जो है ना, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है इनसाइड अ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं किसी भी चीज का आउटपुट लेने के लिए। आउटपुट हम किसी भी चीज का, किसी भी डेटा टाइप का इसमें ले सकते हैं यूजिंग प्रिंटफ। और स्कैनफ का यूज करते हैं इनपुट के लिए। ठीक है, तो इनपुट के लिए कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई भी अगर कोड लिखते हैं तो हमें दो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें, क्या कि हमें इनपुट देना होगा और आउटपुट लेना होगा। इसके अलावा प्रिंटफ का हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि कोई अगर स्टेटमेंट हमको प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर कोई रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि आउटपुट देके हमारा रिजल्ट विंडो पे शो करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो एक दो तरह का वेरिएबल होगा। अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग का कोड अगर देखेंगे, ठीक है, तो कोड में एक क्या होता है, हैज इंक्लूड stdio डॉट s। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हैज इंक्लूड stdio डॉट, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। इसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल इंट a इक्वल टू 100 डिफाइन कर दिया यहीं पे। उसके बाद हम क्या किए, इंट मेन प्री डिफाइंड फंक्शन है एक इंट मेन, इसको किए और इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखे। तो इस ए को, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम कितना भी मतलब अगर एक कोड लिखते हैं किसी सी प्रोग्रामिंग का, तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उस बहुत सारे फंक्शन में हम इंट ए को कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो ये ऐसा वेरिएबल है जो कि ग्लोबली मतलब कि जितना फंक्शन अगर डिफाइन है तो उतने फंक्शन में हम इंट ए को कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक इंट मेन का फंक्शन हो गया, फिर एक और फंक्शन हम लोग कुछ ले लेते हैं इंट टेम करके, एक फंक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक इंट वेरिएबल इंट बी, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इंटीजर डेटा टाइप का लेंगे, आप कोई भी डेटा टाइप का ले सकते हैं। तो इस ए वेरिएबल को क्या है, हम मेन फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं और टेम्प फंक्शन के अंदर भी ए नाम से कॉल कर सकते हैं। वो ए का वैल्यू कितना देगा हमको, 100 देगा। लेकिन इंट बी जो है, जो मेन फंक्शन के अंदर है, ये हमारा टेम्प फंक्शन के अंदर कॉल नहीं हो सकता है। तो जो सिर्फ अपने ही फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा हो, जो सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा हो, वो उसके लिए लोकल वेरिएबल होगा, होगा कि नहीं। जबकि अगर ग्लोबल वेरिएबल का बात करें तो थ्रू आउट द कोड हम उसको कहीं भी कॉल अगर कर सकते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल है। उसको इंट मेन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, टेम्प जो हम लोग सेल्फ डिफाइंड जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ सब लोगों को समझ में आ गया ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का क्या अंतर है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे अगर हम लोग इंट ए की जगह अगर 100 नहीं लिखते हैं, ठीक है, सीधे इंट ए लिख देते हैं, सीधा हम इंट ए लिख दिया और इसको किसी एक फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या वैल्यू देगा, तो ये कहता है कि ग्लोबल वैल्यू में, ग्लोबल वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वो 0 वैल्यू देता है। जबकि जो लोकल वेरिएबल होता है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन के लिए इंट बी है और टेम्प फंक्शन के लिए सी है। तो अगर यहाँ पे क्या हमारा दिया, 0 वैल्यू दिया। जबकि अगर हम सी वेरिएबल को प्रिंट करवाए विदाउट गिविंग एनी वैल्यू, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा सी, तो ये हमें एक गार्बेज वैल्यू देगा, ठीक है, गार्बेज वैल्यू देगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सी के लिए मेमोरी लोकेशन होगा उस पे पहले से जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमको दे देगा, क्योंकि हम लोग इसको ओवरराइट नहीं किए हैं, ठीक है। अब इतना बात समझ में आया तो हम लोग दो चीज समझे ग्लोबल वेरिएबल का। ग्लोबल वेरिएबल जो है थ्रू आउट द कोड कहीं भी एक्सेस हो सकता है, जबकि लोकल वेरिएबल की बात करें तो वो एक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंड क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल का एक वैल्यू होता है जो कि अगर हम कोई वैल्यू उसको नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू क्या लेता है, 0। जबकि लोकल वेरिएबल हमारा गार्बेज वैल्यू देता है। सब लोगों को ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है, सबसे पहले एक ही फंक्शन कॉल को, मतलब अगर हमको 3-4 बार किसी फंक्शन, एक ही फंक्शन को चलाना है और फिर उसका वैल्यू स्टोर करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक कोड देखते हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश करना है इसको, कि अगर हम लोग ले लिए एक, पहले तो है जिस इंक्लूड stdio होगा हमारा, उसको छोड़ते हैं, उसका कोई इतना ये नहीं, इंट मेन फन, बस कोड पहले देख लेते हैं हम लोग, ओके। देन हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन स्टैटिक इंट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक इंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ए, जिसकी वैल्यू क्या हम लोग दे रहे हैं 5, ठीक है।
अब उसके बाद हम इस कोड के अंदर कुछ और स्टेटमेंट डालेंगे, a प्लस प्लस प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा ए। ओके, तो जब पहली बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब इंट मेन में आएंगे तो पहली बार यहाँ फर्स्ट फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या वैल्यू देगा हमको, 6 वैल्यू देगा। अब जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद 6 वैल्यू दिया तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जो होगा वो हमारा इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इंट ए जो अब 5 था वो अब 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या वैल्यू हमारा देना चाहिए, वो वैल्यू हमारा देना चाहिए 7। उसके बाद जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, वैल्यू देगा हमें 8। ओके, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि जो स्टैटिक वेरिएबल के जगह पे जो मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है उसके अंदर जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कोड के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोड के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, अगर यहाँ स्टैटिक इंट ना लेके हम लोग इंट लिए होते तो यहाँ पे फंक्शन रन करने के बाद हमारा वैल्यू क्या क्या आता, हमारा वैल्यू आता 6 6 एंड अगेन 6, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो है स्टैटिक वेरिएबल होने के कारण वहां पे फंक्शन का जो वेरिएबल का जगह था वो रीराइट होता चला गया है, ये चीज है। सेकेंड क्या होता है, अगर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का देखें तो इसका भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल सब लोगों को समझ में आया होगा, ये डिफरेंट है नॉर्मल वेरिएबल से, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल का जो गार्बेज वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल उसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है वो गार्बेज वैल्यू देता है, जबकि अगर हम लोग बात करें स्टैटिक वेरिएबल का तो इसका गार्बेज वैल्यू कितना देता है, 0 देता है, ठीक है। ये चीज सब लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। हम लोग को ये समझना है कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये वाला जो रिलेटेड चीज है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, ये फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, समझना है। तो फंक्शन के कॉल से रिलेटेड है, इसको समझते हैं। अगर हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल, तो ये दो तरह से किया जा सकता है हमारे पास, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ओके, इसको थोड़ा सा समझना है, ये मतलब क्या बोले इसको, 100% लगभग सारे स्टूडेंट से कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पूछता है, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। इसके साथ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले दो चीज है उसको, दो टर्म को समझना है, एक होता है हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, दूसरा क्या है हमारा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक्चुअल एआरजी से आर्ग्यूमेंट को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को समझना है। देखिए जैसे हम लोग अगर कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे एक कोड लिख रहे हैं सी का, हैज इंक्लूड stdio.h int main, ओके, इसके अंदर कुछ लिए, एक टेम्प नाम का फंक्शन को कॉल किए जिसके अंदर हम कोई वैल्यू a पास करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे int a इक्वल टू 5 ले लेते हैं, int a इक्वल टू 5, ओके। इसके अलावा एक हम लोग फंक्शन डिफाइन किए, void temp। ये टेम्प जो फंक्शन को कॉल किए हैं इंट मेन के अंदर, उस फंक्शन के लिए कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, इंट x मान लिए के लिए, यहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट किए जिसके अंदर फंक्शन ले लिया हम x। तो ये जो फंक्शन का कॉल करने का तरीका है, ये क्या है, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास हो रहा होगा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये क्या है हमारा, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने के समय जो हम लोग पैरामीटर पास करवा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे जो ये हम लोग पास करवाए हैं इंट ए, एक इंटीजर टाइप का डेटा है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक। जब ये कोड रन होगा तो क्या होगा, इस एक के जगह यहाँ पर a का वैल्यू ये 5 यहाँ पे पुटअप हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसको समझना है।
जब कोड रन होगा तो ये 5 जो है वो यहाँ पे पुटअप हो जाएगा कि नहीं, और तब जाके वो फंक्शन रन करेगा, एंड फंक्शन रन होने के बाद अगेन जो इसके आगे स्टेटमेंट होगा, कंट्रोल जो होगा इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा, और जो आगे का लाइन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो सब लोगों को समझ में आ गया कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है, ये चीज सब लोग को समझ में आया। अब हम लोग इसको समझते हैं कि कॉल बाय फंक्शन और कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है हमारा, सपोज कीजिए एक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, पहले void डिस्प्ले इंट ऑफ एक्स, ठीक। उसके बाद हमारा आ गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ लिख दे रहे हैं इंट a इक्वल टू 10, फिर उस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं डिस्प ए, डिस्प्ले के लिए ले रहे हैं, और प्रिंट ए। अभी यहाँ समझना है, समझते रहिए। ये हो गया हमारा। दूसरा, इस फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, तो void डिस इंट x इक्वल टू x प्लस 100, ओके, और प्रिंट x यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे समझना, ये पूरा एक कोड लिखा गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, एक इंटीजर पास करवा रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे जब कोड में हम लोग कॉल किए हैं उसी फंक्शन को, तो किस नाम से फंक्शन को कॉल किए हैं, ए वेरिएबल के नाम से फंक्शन को कॉल किए हैं। अब जब फंक्शन हमारा कॉल हुआ है तो वहां पे क्या हुआ है सो देखना है। इस साइड आके देखिए कि जब ए आया होगा तो ए क्या हुआ होगा, यहाँ एक्स की जगह ओवरराइट हो गया होगा, है कि नहीं। ए क्या होगा, x की जगह ओवरराइट हो गया होगा, तो x की वैल्यू अब क्या हो गई, 100 हो गई। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी, जबकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 100। अब समझना है ये हुआ क्या। यहाँ पे जब हमारा एक इंट x आया, यहाँ पे जब हम लोग एक इंट x पास करवाए हैं तो क्या हुआ है, यहाँ एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है। सपोज करते हैं 2160 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक। और ये है x वेरिएबल के नाम पे। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे भी एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है जो कि a नाम से क्रिएट हुआ है। मान लेते हैं ये 2150 पे कहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम a को 10 दिए हैं तो a मेमोरी में 10 इनपुट हो चुका है, और यहाँ वाले में क्या इनपुट होगा, यहाँ पे इस फंक्शन के रन करने के बाद जो वैल्यू क्रिएट होगा वो यहाँ इनपुट होगा। तो फंक्शन जब रन करेगा तो यहाँ वैल्यू क्या क्रिएट होगा, 200, ठीक है। तो अब यहाँ क्या रन होना चाहिए, 200 रन होगा। इसका मतलब क्या है कि जब कॉल बाय वैल्यू जब यूज करते हैं तो जो मेन फंक्शन के अंदर का वेरिएबल होता है वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का जो वेरिएबल होता है वो वैल्यू चेंज करता है। जबकि अगर हम इसी चीज को कॉल बाय रेफरेंस से करें तो कॉल बाय रेफरेंस में जनरली हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं। इसमें मेमोरी लोकेशन को कॉल करते हैं। सेम प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस से, ठीक है। तो void डिस्प इंट, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिए p, ओके। फिर यहाँ पे एक मेन फंक्शन डिफाइन किए जो कि इंट a इक्वल टू 100, और डिस्प एंड a, ठीक है। और यहाँ पे फिर फंक्शन डिफाइन करते हैं void डिस्प इंट ऑफ x, यहाँ पे भी पॉइंटर है, ओके। पॉइंटर ऑफ x इज इक्वल टू पॉइंटर ऑफ x प्लस 100। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट होगा। उस वेरिएबल के लिए क्या होगा, एक हमारा बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया जो कि वेरिएबल a के नाम से क्रिएट हुआ है, 2156 है। और ये जो p होगा, ये p क्या करेगा, यहाँ पे हम p कर दे रहे हैं, p क्या करेगा, वो a का एड्रेस रखा हुआ रहेगा। जो स्टार ऑफ p कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर स्टार ऑफ a आ गया, ठीक है। डिस्क में हम लोग क्या पास करवाए हैं, ए का एड्रेस पास करवा रहे हैं। तो ए के एड्रेस को जैसे ही पास करवाए हैं ये चीज अब यहाँ आ जाएगा,
इसका एड्रेस जो होगा यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब जो वर्क होगा उसके एड्रेस के अंदर वर्क होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें आंसर आ जाएगा 200। और अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट ए करें, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए करें, या फिर प्रिंट एफ एक्स करें, हमें क्या वैल्यू मिलेगा, हमें 200 ही वैल्यू मिलेगा। या तो ए के लिए भी 200 मिलेगा और एक्स के लिए भी 200 मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का। मतलब क्या बोल दे सकते हैं हम इसको कि ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। तो इससे एक स्टेटमेंट हम लोग बना देते हैं कि अगर कॉल बाय वैल्यू की बात करें तो प्रोसेस इनसाइड फंक्शन does not affect original value of एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कौन था, ए था। एक्चुअल आर्गुमेंट के वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है, किसमें, कॉल बाय वैल्यू में। जबकि अगर कॉल बाय रेफरेंस की बात हम लोग कर ले तो ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस इनसाइड फंक्शन क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, फंक्शन इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के ओरिजिनल वैल्यू को इफेक्ट करता है। कौन इफेक्ट करता है, कॉल बाय रेफरेंस इफेक्ट करता है। जबकि कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को इफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करके हमारा वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से सब लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिकर्सन इन सी। देखिए, रिकर्सन कुछ नहीं होता, अगर हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसी फंक्शन में अगर उसी फंक्शन को कॉल कर ले तो क्या होता है, वो हमारा रिकर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हम कोई एक फंक्शन ले ले रहे हैं वाइड फन, ठीक, इसमें कुछ ले लिए इंट ए कॉमा आई, यहाँ पर ले लेते हैं आई इक्वल टू फन ए, ठीक है, ये ले लिए हम। तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो गया, देखिए, तो ये वाला जो फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, हुआ क्या, जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, उसी फंक्शन को फंक्शन के अंदर हम कॉल कर लिए। और उसमें करते क्या है कि कोई एक कंडीशन रहता है, वाइल लूप लगा के या फिर फोर लूप लगा के। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उस लूप में नहीं घूमता, नहीं तो ऐसे क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप रन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडीशन कुछ दिया रहेगा वो लगा देंगे। तो रिकर्सन पे बहुत ज्यादा ही फेमस क्वेश्चन, जैसे फैक्टोरियल का क्वेश्चन सारे लोग कर रहे होंगे। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन अगर कभी भी इंटरव्यूअर पूछ दे राइट कोड फॉर फैक्टोरियल, तो वहां आपको रिकर्सन का कोड लिखना होगा। रिकर्सन से वो ऑप्टिमाइज कोड बन जाता है। ठीक है, तो रिकर्सन सब लोग को समझ में आया होगा। रिकर्सन को हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, मतलब अपने ही फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन का कॉल हो जाना हमारा क्या कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एरे। एरे को समझना है। और एरे का जब क्वेश्चन कोई इंटरव्यूअर पूछता है ना, तो आपसे हमेशा एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही पूछता है, और या फिर अगर ना भी पूछे तो आप उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइएगा। तो देखिए, हमारे पास डिफरेंट तरीका है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, फिर भी हम लोग एरे का यूज करते हैं। तो एरे का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो एरे क्या होता है, एरे एक होमोजेनियस एलिमेंट का, होमोजेनियस एलिमेंट कहने का मतलब है कि एक जैसा एलिमेंट। अगर वो इंटीजर ले रहे हैं तो सारा एलिमेंट इंटीजर टाइप होगा, फ्लोट ले रहे हैं तो सारा एलिमेंट फ्लोट टाइप होगा, कैरेक्टर ले रहे हैं तो सारा एलिमेंट कैरेक्टर टाइप होगा। तो एक सिमिलर टाइप का एलिमेंट का एक ग्रुप अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो एरे का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसमें साइज ऑफ एरे और टाइप ऑफ एरे चेंज नहीं होता है। मतलब क्या, वही होमोजीनियस उसको रहना चाहिए। इसके अलावा इसकी बेनिफिट क्या क्या है, तो बेनिफिट है इसका कि इसको सॉर्टिंग करने में या फिर किसी लेंथ में ट्रावर्स करना आसान होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। देखिए, अगर कोई हमको कोड लिखना है, किस लिए कोड लिखना है, किसी स्कूल के फी का स्ट्रक्चर बनाना है या फिर किसी बच्चे का इंफॉर्मेशन बनाना है,
तो हम इसके लिए अगर ऐसा कुछ करें कि एक इंटीजर डिफाइन करें जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए करे, इंटीजर स्टूडेंट 1, इंटीजर स्टूडेंट 2, इंटीजर स्टूडेंट 3, इसका कोई मतलब रह जाएगा? नहीं मतलब रह जाएगा। अगर किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट है तो 1000 बार हम वेरिएबल ही डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये बेमतलब का फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोड भी बड़ा हो जाएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक एरे का कॉन्सेप्ट आया। एरे के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट के नाम से एक नंबर ऑफ एरे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। नंबर ऑफ, एक तरह से समझिए अगर एरे हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन एक साथ क्रिएट हो जा रहा है। ओके, जस्ट सी हियर, जब हम लोग कोई एरे को डिफाइन कर रहे हैं, एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एक सपोज कीजिए कि हम लोग इतने नंबर ऑफ वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर कर लिया और उस सिमिलर नाम से, एक वेरिएबल नेम से ये इतना सारा मेमोरी लोकेशन हमारा डिक्लेयर हो जाता है। तो इससे हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कोड का साइज डिक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या हम लोग करते हैं, एरे का यूज करते हैं। अब एरे का जब यूज कर रहे हैं तो मेनली 2 टाइप का एरे होता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। जनरली सब लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं तो मैट्रिक्स का कोड करते हैं, तो मैट्रिक्स के समय हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। तो सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 1 डायमेंशन एरे सिंटैक्स, एरे। तो 1 डायमेंशनल एरे का अगर सिंटैक्स हम लोग देखें तो क्या आ रहा है हमारा, डेटा टाइप पहले लिखते हैं, मान लिए कि इंटीजर है, उसका वेरिएबल का नेम मान लिए स्टूडेंट नाम से हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, एंड उसका साइज मान लेते हैं 100 साइज दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट होते ही यहाँ एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। सपोज कर ये 100 मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि हम एक स्टूडेंट का डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका और ज्यादा ही मतलब बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर वे में स्ट्रक्चर यूनियन का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो में देखने, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर हमको सेम टाइप का वेरिएबल है, उनको एक साथ रखने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए क्या हमको करना होगा, एक एरे का ये करते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड मेमोरी लोकेशन होता है, ये अपने डाटा टाइप के साइज से नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता है, मतलब ये होता है, अगर सपोज करते हैं ये 2160 है तो ये 2162 होगा, ये 2163, नंबर ऑफ बाइट क्या है इसका डेटा टाइप का, उसके अकॉर्डिंग इसमें रहता है, ठीक है। अब जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि एरे की तरह ही काम करता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एरे समझ लिया। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होगा, हम लोग कितने भी डायमेंशन का एरे वहां पे फॉर्म कर सकते हैं। तो एरे का कॉन्सेप्ट सब लोग को समझ में आया। इसका यूज कहाँ पे है, तो हम लोग किसी भी एक नंबर को ट्रावर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, सॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए एरे का यूज, एरे ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे कभी भी आप मतलब इंटरव्यू में बच ही नहीं सकते हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, व्हाट इज पॉइंटर। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को रखता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि हम लोग अगर कोई पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉइंटर। पॉइंटर अगर हम लोग समझ लिए तो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर समझ लेंगे हम लोग, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के मेमोरी के लोकेशन को रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो इंट मेन कोई बोल दे कि उसका स्ट्रक्चर लिख के बताइए कैसे किसी पॉइंटर को डिफाइन करेंगे। तो पॉइंटर हमारा एक स्टार स्ट्रिंग पी से डिफाइन होता है और एक इंटीजर ए मान लिया। अब इसको ए का एड्रेस अगर रखना है, ठीक है, तो पी बराबर एंड साइन ए, इस तरह से लिखेंगे। तो पी क्या करेगा हमारा, ए जैसे ही डिफाइन किए तो यहाँ क्या होगा, एक वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो होता क्या है हमारा, एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा ए नाम से, जिसका मेमोरी एड्रेस क्या हो सकता है, मान लेते हैं 2160 है, ठीक है। अब हमको वो ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस क्या है यहाँ हमारा 2160 है एड्रेस। ये एड्रेस किसके अंदर जाके स्टोर होगा, पी पॉइंटर के अंदर। जब पी हम डिफाइन किए होंगे तो ये भी एक वेरिएबल क्रिएट किया होगा पी नाम से, पर ये क्या स्टोर करेगा,
ए के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कि वीडियो लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग एकदम पंक्चुअल होके हम भी सारा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि पंक्चुअल होके अपने ड्राइव की तैयारी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सी प्रोग्रामिंग को ही आगे और क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग पे देखेंगे इंटरव्यू पे। हाँ, इसमें हम लोग स्यूडो कोड का भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कोड का भी ये आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे कि हो गया पैलिंड्रोम नंबर, फैक्टर यूजिंग रिकर्सन, इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में लिखने के लिए दे देता है, तो वो हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सी प्रोग्रामिंग के साथ ही। थैंक यू।